तो बच्चे लोग आपका स्वागत करते हैं अपने इस हिंदी ग्रामर की क्लास में। आज का सेशन जो है वो हिंदी ग्रामर का सेकेंड सेशन है, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन और वर्णमाला को पढ़ लिया है, वर्णमाला चैप्टर से। और आज हम लोग इसमें कॉन्सोनेंट, जिसे हम लोग व्यंजन कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का आपके बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है ना? कितने मार्क्स का क्वेश्चन लड़ जाएगा? 2 से 3 मार्क्स का आराम से लड़ेगा। और कहिएगा सर कहां से लड़ेगा, ये वाला हमको बताइए। तो जिस समय मैं यहां पर आऊंगा ये वाले पोर्शन पे, तो आप इस पोर्शन को ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। ठीक है ना? आइए, हम लोग सर सभी को ही जानते हैं कि व्यंजन वैसे वर्ण होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता के बोले जाते हैं, यानी इसमें स्वर का यूज नहीं होगा, उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट। कहता है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से, अभी मैंने आपको क्या कहा? स्वर की बिना सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अभी ये कहा था ना मैंने आपको? हाँ में हाँ आपने मिला दिया, और इसलिए मिलाया क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं। आप लोग लिखे, सब कुछ जाने, लेकिन कंसंट्रेशन आपका यहाँ नहीं है। जैसे हम अभी जस्ट आपसे कहे कि स्वर जो है वो व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या लिखे हुए हैं? और मैंने आपको हमेशा कहा है, ये याद रखिएगा कि क में क जब हलंत या आधा कहे, इसमें अ मिल के ही पूरा क बनता है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में ये सारी बातें आपको समझाई हैं। तो आपका दिमाग है कहां पे, ये देखिए, है ना? सब समझाया हुआ है कि रा आ करके कैसे बना, आ गया। देखिए, तो आप लोग थोड़ा माइंड को थोड़ा शांत रखिए। जो लिख रहे हैं देखिए कि क्या लिखा हुआ है, केवल टीचर के ऊपर ही नहीं कि एकदम वो जो पढ़ाएंगे वही समझ लेना, अपने दिमाग में भी लगाना है। हम हमेशा क्लासेस में कुछ न कुछ एरर बोलते हैं और आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैयो फिर बाद में हमें को सही करना पड़ता है। तो एरर पकड़िए। कहता है व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में देखिए क्या आ रहा है, आ रहा है ना, अस्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगर इसका करेंगे तो ये व्यंजन जो कहलाएगा ये हलंत कहलाएगा, यानी ये आधा हो जाता है, पूरा नहीं होता है। परंपरागत रूप में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड़ ढ को कहते हैं। ठीक है ना? द्विगुण व्यंजन जिसमें 2 गुण पाए जाते हैं। द्विगुण का मतलब जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 35। इन दोनों को जोड़ दो तो 35 मानी जाती है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग जानते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण क्या होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। क्योंकि आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर हिंदी ग्रामर में पूछेगा तो आपको यहां से करेगा। क्या करेगा सर? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कुछ तो टच करेगा तभी तो उसको स्पर्श कहते हैं हम लोग। स्पर्श का मतलब क्या? कुछ टच करना, यानी कुछ छूना, जिसको हम लोग स्पर्श कहते हैं। तो स्पर्श में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, तो मुंह में बहुत सारे स्थान है हमारे। मुंह में हमारा कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, होठ है, ये सब स्पर्श करते हुए निकलते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं और उनके वर्ग बन जाते हैं कि ये कौन कौन से वर्ग के, यानी होस्ट से निकलने वाला है, कंठ से निकलने वाला है, तालु से निकलने वाला है, मूर्धा से निकलने वाला है, ठीक है ना, नासिक से निकलने वाला है। क देखो इसमें क्या दिया, सबसे पहले क वर्ग को याद कर लीजिए। क वर्ग किससे निकल रहा है? कंठ से। क देखिए, क टच कीजिएगा तो क वर्ग का जिधर क ख ग घ अंग, ठीक है ना, अंग अंग ग, जो ग आया था कहां से? यहां से। तो ई किससे निकला? कंठ से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, नीचे ये कंठ वर्ग बोलेंगे। च वर्ग तालव्य से, यानी जो ताल होता है ना, तालु ऐसे ता, ऊपर में जीभ ऊपर सटेगा तो ऊपर तालु कहते हैं। च छ, देखिए च बोलिए, ऊपर में जीभ टच कर जा रहा है। छ ज झ इया, तो इया जो है, इया में नहीं टच कर रहा है तो वो नासिक हो जाएगा। इया नाक से आएगा बाद में, देखिएगा। तो ये च वर्ग हो गया। फिर आगे ट वर्ग मूर्धन्य से, ट वर्ग ट ठ ड, पीछे की तरफ भागेगा, तालु ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें जीभ पीछे की तरफ। ट देखिए, ट जीभ पीछे की तरफ भागा ना, ऊपर में पतला हो ऊपर की तरफ, तो मूर्धन्य पकड़ने वाला चीज है, बोलिए ना, ट ठ, यानी जीभ ऐसे मुड़ जा रहा है। ट ठ मुड़ रहा है ना। ड ऊपर की तरफ सटता है और मुड़ के सटता है, एक सीधा सीधा सटता है जी,
एगो मुड़ के सटता है, जो सीधा सीधा सटता है वो तालु में च, देखो च सीधा, और मुड़ के जो सटा ट, बोलिए मुड़ा मुड़ा होगा ट, बैक जाके मुड़ जाता है, इसीलिए फील करने वाला चीज है। तो मूर्धन्य त वर्ग दंत से दांत, त देखो दांत में जीभ फेंक रहा है, त थ द ध न, है ना, तो जब दांत में आया तो क्या हो गया दंत। तथा प वर्ग, ये ओठ से, दोनों ओठ सटेगा जीभ में, प फ ब भ म, बोलो हाँ हाँ देखो सब ओठ। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, प वर्ग ओठ, अच्छा त वर्ग दंत और प वर्ग ओठ, 5 को। फिर से एक बार, क वर्ग च वर्ग तालु, बोलने के साथ में बोलिएगा, क वर्ग च वर्ग तालु, वही तालु, तालु यानी ऊपर वाला, जीभ सीधे सीधे ऊपर सटेगा। ट वर्ग मूर्धन्य, फिर उसके बाद त वर्ग दंत और प वर्ग ओठ, ओठ ओठ हैया होता है, ठीक, समझ में आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में दे देगा, बोलेगा ये कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तो क्या बोलिएगा, दंत स्पर्श व्यंजन है, कौन सा ट। ये कौन सा स्पर्श व्यंजन है, दंत, द से दंत। ई कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तालु। ई कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कंठ, ठीक है, यही पूछेगा। फिर पूछेगा ये कौन सा स्पर्श व्यंजन है, ओष्ठ, ठीक है। देखिए यही अर्थात कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में, सबसे पहले क्या आया कंठ, तो फिर ओष्ठ, यानी कंठ के बाद ताल, ताल के बाद मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। याद हो गया ना, याद करवा दिए ही। वर्ग उच्चारण स्थान अघोष 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 से बता रहा, अल्प्राण महाप्राण अल्प्राण महाप्राण अल्प्राण नासिक। तो कहेगा ये क्या है सर, वर्ग, यानी वर्ग बोल रहा है कि वर्ग का उच्चारण और स्थान क्या है, अघोष है अल्प्राण है अघोष है क्या है, तो ये सब आइए नहीं, सब उतना नहीं पूछता है, वो सब फालतू में। आइए देखिए कंठ तालु, जो जो हम बोले हैं सभी दिया, मुंह का भीतरी ऊपरी भाग, इतना कुछ समझाने का जरूरत नहीं, वही समझा दिया आपको, समझा दिए ना, बोले बोलिए ना। अब देखिए आगे जितना है आपको पूरा प्रैक्टिकली करके हम दिखा दिए थे। नोट, कुछ विद्वान, थोड़ा मीट जाओ भाई, छोटा छोटा लग रहा है क्या, अच्छा हमको लगा कि इसको बोल रहा हो ही गया, और बड़ा कर दें, हट नहीं मिल रहा है। नोट, कुछ विद्वान, ठीक है ना, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं, ये भी आपके लिए जरूरत नहीं है, बस खाली उस ऊपर वाला ही पूछेगा। कुछ विद्वान क्या मानते हैं, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। और दूसरा, वोपन्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का एक ला और 2 रा व्यंजन होता है। सघोष घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण से स्वर ध्वनियों में कंपन हो, हर वर्ग का उरा चौथा पांचवा। देखिए ये दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए, फालतू है, हाँ झूठ मूठ के आपको एथी कर देगा, बर्बाद कर देगा, उतना नहीं, जो था ऊपर आगे में था, उसमें दिया हुआ है बहुत, उससे उतना डीप में क्वेश्चन नहीं करता है ग्रामर को लेके। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच नियत रूप से हो, स्थित हो, उसे हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। से तालव्य तालु, वत्स दंतमूल या मसूढ़ा, वत्स दंतमूल या मसूढ़ा, दंतोष्ठव ये भी नहीं है। ठीक है, लगभग वही है जो आपका था उष्म और संघर्षी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले, उसे उष्मा या गर्मी पैदा करे, उसे हम लोग उष्म संघर्ष करते हैं। जैसे तालु, तो तालु वाला व्यंजन, जैसे अलग अलग नाम में पूछा है कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो उष्म में जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, तो जब भाप निकलता है, जैसे कि हवा निकला तो वो घर्षण करेगा ना, क्योंकि कोई भी चीज घर्षण करता है,
तो हवा निकलेगा, घर्षण करेगा तो घर्षण से ऊष्मा निकला, तो उसी के बारे में कह रहा है कि कौन हो जाएगा। तो ये तालाबेश, तालाबेश, ध्यान दीजिएगा, नाम से पड़ेगा तालाबेश, है ना, तालाबे। इसमें हमारा तालव्य जो है वो तालु वर्ड से भी आया है। मूर्धन्य श, मूर्धन्य मूर्धा से, दंत स वर्तस्य दंतमूल मसूढ़ा से, और ह स्वर, स्वर यंत्रीय स्वर कंठ के भीतर स्थित। तो इस सबको अघोष और महाप्राण के नाम से जाना गया है। क्या जाना गया है? अघोष और महाप्राण। ये भी आपके व्याकरण का डीप है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उच्छिप्त ई अण और ढ जिनके बारे में बोला है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठ जाता है, अड़, जीभ ऊपर उठ जाता है, ठीक है, अड़, देखो जीभ ऊपर उठ जाता है, अड़ अढ़ ऐसे करके। तो मूर्धा का स्पर्श करो और फिर झटके के साथ नीचे आए, तो ये उक्षिप्त बोल दिया। ये भी आपका डीप है, इसे क्वेश्चन आपका नहीं करेगा, लेकिन समझा दिए आपको। नोट, अड़ा हिंदी अंग और ढ हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। संस्कृत सबसे प्राचीन है हमारी भाषा में, तो उसमें ये नहीं था, हिंदी का आधुनिक है। ई मूर्धन्य सघोष अल्प्राण अति अढ़ मूर्धन्य सघोष महाप्राण। ये अंग है, सॉरी ई नहीं है, अंग है। कख ग अंग वाला आता ना है, ये अंग है, और एक वर्ड है टठ ढ न ढ वाला। आगे देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। आगत गृह ध्वनिया क स्पर्शी कंठ जीवा घोष, नथिंग इंपॉर्टेंट। परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग। चलिए अनुस्वार विसर्ग को थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहता है कि आयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह। क्या कहते हैं? आयोगवाह। देखिए लिखा हुआ है ना, आयोगवाह अनुस्वार, तो अनुस्वार मतलब देख रहे हो ऊपर में, और विसर्ग यानी दोनों। जैसे अतः लिखते हैं ना, तो ये विसर्ग आता है। अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण, यानी ऊपर में शीर्ष के मतलब माथा पे बिंदु, और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला यानी पीछे वर्ण भी कहते हैं। परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियां नहीं है। स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन ये स्वर ध्वनि नहीं है। जैसे स्वरों के साथ क्यों रखा गया? तो स्वर में हम लोग पढ़ते ना है अंग, आ ई उ ए ओ अन अह, ये दोनों। तो ये क्या है? ये वाला अनुस्वार है और ये वाला विसर्ग है। तो स्वर के साथ रखा, लेकिन स्वर नहीं है। कहता है कि ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है, और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। लेखन की दृष्टि से क्या बन गया? स्वर, ओके, और उच्चारण की दृष्टि से क्या बन गया? व्यंजन। ठीक है, ये बात कह रहा है इसमें। कहता है कि चूंकि इन दोनों का जातीय योग न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इन्हें आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोगवाह। क्योंकि ये न स्वर के रूप में न व्यंजन के रूप में जाना जाता है, इसीलिए आयोगवाह कहते हैं। आयोग प्लस वाह कहलाते हैं। ये हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट। ठीक है, अब यहां से आपका क्या आ गया है? क्वेश्चन नहीं, थोड़ा ऊपर में है। ठीक है, शब्दकोश देखने का सही तरीका। शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। क्या होता है? डिक्शनरी। उसी में शब्दकोश कहते हैं इंग्लिश में। शब्दकोश देखने का, शब्दकोश में वर्णों अक्षरों के आने का क्रम, यानी अगर आप डिक्शनरी खोलिएगा हिंदी का, तो कैसे वर्ण आते हैं? तो हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? पहले ए बी सी डी ई एफ जेड तक आता है। तो ए में भी जो वर्ड होगा, पहले ए के साथ आएगा, फिर बी के साथ आएगा, फिर सी, ऐसे मतलब क्रमानुसार आता है। ये नहीं कि उलट पुलट किया जाएगा। जैसे कि ए है, तो ए के बाद ए डी नहीं दे देगा, ए बी आएगा। क्या आएगा? ए बी आएगा। उसी तरीके से शब्दकोश में पहले स्वर, बाद में व्यंजन। पहले क्या आया? स्वर, बाद में व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अ आ ओ औ के पहले स्थान मिलता है। जैसे क कंग कह, जैसे जब क का हम लोग डिक्शनरी में आ गए, तो क का की कु के को कन क, ऐसे आया। और ये शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। जैसे कंग कह, क का को की के बाद क्य क क्ल को क्ष। यानी ये डिक्शनरी में बात करें कि हिंदी का डिक्शनरी अगर आप पढ़िएगा, तो शब्दों में वर्ण किस प्रकार से अरेंज होते हैं।
इंग्लिश में तो हमने जाना कि ए बी सी डी होता है, ए बी बी, मतलब ए बी ए सी ए डी ऐसे करके आते जाएगा। उसी प्रकार से इसमें है, लेकिन कुछ जो जिसको स्वर माना है पहले स्वर आएंगे, जिसको व्यंजन माना है व्यंजन आएंगे। आयोग वाह में अनुस्वार और विसर्ग जो था उसको स्वतंत्र रूप से रखा गया है, यानी वो किसी के साथ भी आ सकता है, कोई दिक्कत। अब ये आ गया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्ण को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वर्णों के। वर्णमाला वर्ण से बना, जैसे वर्णमाला यानी वर्णों का पूरा संगठित समूह होगा, उसी को तो वर्णमाला कहते हैं। शब्द तो वर्ण से बना, शब्द किससे बनेगा? शब्द समूह वर्ण से बना। शब्द गणना ये भी वर्ण से बनेगा, जब भी शब्द तो पहले खत्म हो जाएगा। वर्णों के संकलन से, तो वर्णों के मिलने से, लेकिन संकलन क्या? व्यवस्थित समूह में। किसमें? व्यवस्थित समूह में। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये सब बना के लाइएगा। मैं दे देता हूं आपको, क्या दे दूं? QR। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। हमने अपने ग्रामर में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है वर्णमाला। अगले क्लास में हम लोग संज्ञा से अवयव तक हो सके तो चलेगा आपका, संज्ञा से अवयव तक, यानी पार्ट्स प्लस विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ये सब अब धीरे धीरे आपके चैप्टर चलते जाएंगे हिंदी ग्रामर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।